कल्पना कीजिए कि हमारी आंखों से दिखने वाला ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, मतलब जिसमें खरबों तारे और गैलेक्सीज हैं, ये सब एक विशाल और अनंत रेगिस्तान में फेंकी गई एक छोटी सी लोहे की अंगूठी से ज्यादा कुछ नहीं है। ये एक ऐसी कल्पना है जो किसी का भी दिमाग घुमा सकती है। और आज की इस गहन चर्चा में हम जिन प्राचीन ग्रंथों का विश्लेषण करने वाले हैं, वो हमारे अंतरिक्ष को देखने का नजरिया ही पूरी तरह पलट देते हैं। हाँ, क्योंकि ये कोई आम कार्टोग्राफी या हमारी अर्थ का नक्शा नहीं है, बल्कि ये उस अनदेखे संसार की यानी अनसीन यूनिवर्स की एक ऐसी आर्किटेक्चर है जो हमारी सोच की हर बाउंड्री को तोड़ देती है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन ग्रंथों में दिया गया ये मैप सिर्फ दूरियां नापने का कोई टूल नहीं है। अच्छा, तो फिर इसका मेन पर्पस क्या था उस वक्त? देखिए, ये फिजिकल यूनिवर्स और ईश्वरीय सत्ता के बीच एक बहुत ही क्लियर हायरार्की सेट करता है। ये पूरा ढांचा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस असीमित आर्किटेक्चर में इंसान आखिर कहाँ स्टैंड करता है। वही ना। और इसमें हर एक लेयर, हर एक डिस्टेंस का अपना एक स्पेसिफिक रीजन है। तो चलिए इस वास्तुकला की फाउंडेशन से शुरुआत करते हैं। हाँ, जरूर। जब हम इन पुराने टेक्स्ट को देखते हैं तो सबसे पहली चीज जो हिट करती है वो है इसका अनइमेजिनेबल स्केल। मतलब आज की साइंस जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहती है ना, इन सोर्सेज के हिसाब से वो इस पूरी संरचना का शायद 10% हिस्सा भी नहीं है। 10% से भी कम। और इस विजिबल यूनिवर्स के ठीक ऊपर से 7 आसमानों की एक मल्टी लेयर्ड बिल्डिंग शुरू होती है। ये सुनने में बहुत हैवी लगता है। हाँ, सच में। लेकिन जब हम इसकी दूरियों पर नजर डालते हैं तो सच में दिमाग सुन पड़ जाता है। अल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के हिस्टोरिकल अकाउंट्स इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था इन अकाउंट्स में? उन अकाउंट्स में ना हर आसमान की थिकनेस और 2 आसमानों के बीच के एम्प्टी स्पेस को नापने का एक स्केल दिया गया है। और ये कोई नॉर्मल डिस्टेंस का स्केल नहीं है। तो फिर क्या है? ये टाइम का स्केल है। मतलब हर एक लेयर और हर खाली जगह को क्रॉस करने में पूरे 500 साल की यात्रा का टाइम लगता है। वेट, एक मिनट, 500 साल? जी हाँ, 500 साल। और ये डिस्क्रिप्शन जानबूझकर ऐसा रखा गया था ताकि इंसान को उस विशालता का एक धुंधला सा ही सही पर एहसास हो सके। बाप रे। मतलब अगर कोई इस पूरे यूनिवर्स को एक बिल्डिंग का सिर्फ ग्राउंड फ्लोर मान ले तो हम एक ऐसी स्काई स्क्रेपर की बात कर रहे हैं जिसकी नेक्स्ट फ्लोर तक पहुंचने में ही कई जनरेशंस गुजर जाएंगी। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है। हाँ? जब कोई एंशिएंट टेक्स्ट 500 साल की यात्रा कहता है तो ये किस स्पीड से ट्रैवल करने की बात हो रही है? हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है। मतलब क्या ये किसी इंसान के पैदल चलने की स्पीड है, या किसी तेज घोड़े की स्पीड है, या फिर इसको लाइट की स्पीड से मेजर करना चाहिए? क्योंकि उस हिसाब से तो पूरा स्केल ही ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। देखिए, ये जो कंफ्यूजन है ना, ये हमारे मॉडर्न माइंड का एक बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है। हम हर चीज को फिजिक्स की किसी एग्जैक्ट इक्वेशन में फिट करना चाहते हैं। हाँ, वो तो है, साइंस की आदत पड़ गई है। वही तो। लेकिन इन एंशिएंट टेक्स्ट्स में इस 500 साल के स्केल को किसी एग्जैक्ट मैथ्स के लिए नहीं दिया गया था। इंसान का जो दिमाग है वो इन्फिनिटी या एंडलेस स्पेस की कल्पना नहीं कर सकता। राइट, हमें बाउंड्रीज चाहिए होती हैं सोचने के लिए। एग्जैक्टली। तो उस वक्त के लोगों को उस अनइमेजिनेबल विशालता का एहसास कराने के लिए दूरी को ह्यूमन लाइफ के सबसे लंबे पॉसिबल एक्सपीरियंस से जोड़ दिया गया, यानी सेंचुरीज की ट्रैवल। हाँ, समझ गया। मतलब जहां हमारी समझ खत्म होती है वहां से ये डिवाइन आर्किटेक्चर बस शुरू हो रही है। हाँ, ये एक ऐसा स्केल है जो फिजिकल रूल से परे है। ये वाकई एक बहुत डीप पर्सपेक्टिव है। चलिए मान लेते हैं कि हमारी कल्पना किसी तरह इन 500 साल के गैप वाले 7 आसमानों को क्रॉस कर लेती है। तो फिर 7वें आसमान के बाद क्या आता है? क्या वहां सब एंड हो जाता है? नहीं, वहां एंड नहीं होता। 7वें आसमान के खत्म होते ही ना हम सॉलिड स्काईज की दुनिया से कंप्लीटली बाहर निकल आते हैं। वहां से एक बिल्कुल नया फेज शुरू होता है। अच्छा, कैसा फेज? 7वें आसमान के ठीक ऊपर एक लिमिटलेस कॉस्मिक सी यानी एक ब्रह्मांडीय सागर मौजूद है। और ये कोई मेटाफोरिक स्पेस नहीं है। टेक्स्ट्स में उसको लिटरली एक विशाल वाटर बॉडी की तरह डिस्क्राइब किया गया है। अंतरिक्ष के इतने एक्सट्रीम लेवल पर एक समुंदर, ये तो वाकई हैरान करने वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ, और एंशिएंट कॉस्मोलॉजी में ना पानी को हमेशा से एक फंडामेंटल एलिमेंट माना गया है। और इस कॉस्मिक सी की डेप्थ का स्केल भी उतना ही मैसिव है। इसकी डेप्थ भी 500 साल है क्या? जी बिल्कुल। इस सागर के बॉटम से लेकर उसके सरफेस तक की डेप्थ भी 500 साल की यात्रा के बराबर बताई गई है। बाप रे।
अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये डेप्थ उतनी ही है जितनी सबसे ऊपर वाले आसमान से लेकर हमारी इस धरती तक की टोटल डिस्टेंस है। ये सागर आगे के स्ट्रक्चर्स के लिए एक सॉलिड बेस का काम करता है। ओहो, और शायद इसी जगह पर उस अनइमेजिनेबल कुर्सी का जिक्र भी आता है जिसके बारे में हमने पढ़ा था। द फुटस्टूल, जिसे कुर्सी कहा जाता है। एग्जैक्टली। टेक्स्ट बताते हैं कि ये कुर्सी उन सातों आसमानों और पूरी अर्थ को इस तरह से घेर लेती है कि हमारा पूरा एग्जिस्टेंस इसके अंदर एकदम छोटा सा हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब इस कुर्सी को फाइनल स्ट्रक्चर यानी अर्श से कंपेयर किया जाता है तो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग या कहूं कि माइंड बॉगलिंग कंपैरिजन निकल कर आता है। वही लोहे की अंगूठी और रेगिस्तान वाला रूपक ना? हाँ, वही। मतलब टेक्स्ट क्लियर कहते हैं कि जब इस विशाल कुर्सी की तुलना अर्श से की जाती है तो वो कुर्सी बस ऐसी लगती है जैसे किसी एंडलेस रेगिस्तान में एक छोटी सी अंगूठी फेंक दी गई हो। ये वाकई सोचने वाली बात है ना? हमारी पूरी दुनिया, खरबों गैलेक्सीज, 7 आसमान और वो 500 साल गहरा सी, ये सब मिलकर भी उस अर्श के सामने एक रेगिस्तान में पड़ी अंगूठी जितने हैं। ये ह्यूमन ईगो को क्रश करने के लिए काफी है। और इस रूपक के पीछे की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। एक रेगिस्तान एंडलेस एक्सपेंस को दिखाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं दिखती। हाँ, उसकी कोई बाउंड्री फील नहीं होती। और वही एक अंगूठी एक बहुत ही लिमिटेड और क्लोज्ड शेप है। तो ये सिर्फ साइज का डिफरेंस नहीं है, ये फिजिकल लिमिट्स और डिवाइन इन्फिनिटी के बीच की खाई को दर्शाता है। मतलब हम इंसान जिसे सबसे बड़ा मानते हैं वो एक्चुअली में एक एटम से भी छोटा है इस पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल। अब जब ये आर्किटेक्चर इतनी विशाल है तो एक और लॉजिक का सवाल अपने आप उठ खड़ा होता है कि इस पूरे स्ट्रक्चर को थामा किसने है? एग्जैक्टली। इस 500 साल गहरे कॉस्मिक सी और उस अर्श को आखिर होल्ड कौन कर रहा है? क्योंकि जाहिर है वहां ग्रेविटी या फिजिक्स के आम पिलर्स तो होंगे नहीं। तो फिर वहां कौन से पिलर्स काम कर रहे हैं? वहां ग्रेविटी का नहीं बल्कि एक पूरी तरह से अलाइव और कॉन्शियस सिस्टम काम करता है। इस कॉस्मिक सी के ऊपर कोई नॉन लिविंग पत्थर या लोहे के खंभे नहीं है। ओह, तो वहां क्या है? वहां 8 विशालकाय फरिश्ते यानी ह्यूज एंजेलिक बीइंग्स मौजूद हैं। ये बेसिकली लिविंग पिलर्स हैं जो अर्श के वेट को उठाते हैं। लिविंग पिलर्स, ये अपने आप में एक बहुत अलग इमेज है। हाँ, और हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस में इनकी फिजिकल अपीयरेंस को पहाड़ी बकरियों के जैसा बताया गया है, जिन्हें अरबिक में अव्वल कहते हैं। पहाड़ी बकरियां। अंतरिक्ष के टॉप लेवल पर ऐसी इमेज मिलना काफी यूनिक है। और अगर इनके स्केल की बात करें तो वो तो और भी बियॉन्ड इमेजिनेशन चला जाता है। हाँ, आपने अकाउंट्स पढ़े हैं इसके? हाँ, अकाउंट्स कहते हैं कि इन फरिश्तों के सिर्फ खुरों से लेकर उनके घुटनों तक का जो डिस्टेंस है वो उतना है जितना हमारे लोवेस्ट हेवन से लेकर अर्थ तक का टोटल डिस्टेंस है। मतलब सिर्फ घुटने तक। और बात सिर्फ घुटनों तक रुकती नहीं है, इसके आगे के डिटेल्स और भी ज्यादा शॉकिंग है। वो कैसे? पैगंबर के एक स्टेटमेंट के मुताबिक इन फरिश्तों में से किसी एक के ईयरलोब यानी कान की लौ से लेकर उसके कंधे तक की दूरी को ही अगर नापा जाए ना तो एक तेज उड़ने वाले पक्षी को ये डिस्टेंस कवर करने में कंटिन्यूअसली 700 साल लगेंगे। 700 साल? मतलब एक पक्षी की कंटिन्यूअस फ्लाइट? जी हाँ, एक फास्ट फ्लाइंग बर्ड की फ्लाइट। ये किसी इंसान की ट्रैवल नहीं है। उफ, माय गॉड। मतलब उस बर्ड की हंड्रेड्स ऑफ जनरेशंस पैदा होंगी, उड़ेंगी और मर जाएंगी, लेकिन उस फरिश्ते की सिर्फ नेक की डिस्टेंस कवर नहीं होगी। बिल्कुल, ये किसी भी ह्यूमन स्केल को सुनकर देने वाला डिस्क्रिप्शन है। वाकई। और इसके अलावा सोर्सेज में पोएट उमैया इब्ने अबी सॉल्ट के एक डिस्क्रिप्शन का भी जिक्र है जिसको बाद में खुद पैगंबर ने कंफर्म किया था। हाँ, उन 4 चेहरों वाला विवरण। एग्जैक्टली। उसके अकॉर्डिंग इन फरिश्तों के चेहरे भी सेम नहीं हैं। एक का फेस इंसान जैसा है, एक का बैल जैसा, एक वल्चर जैसा और एक शेर जैसा। और ये डिस्क्रिप्शन ना बहुत सी दूसरी एंशिएंट कॉस्मोलॉजिकल ट्रेडिशन से भी मैच करता है, जहां एग्जिस्टेंस के 4 मेन एलिमेंट्स को इन 4 फॉर्म्स में दिखाया जाता है। अच्छा, तो अभी के टाइम में क्या सिर्फ 4 फरिश्ते हैं? क्योंकि पहले आपने 8 का जिक्र किया था। हाँ, करंटली अर्श को 4 फरिश्ते उठाते हैं, लेकिन टेक्स्ट्स में एक बहुत ही मेजर कॉस्मिक शिफ्ट का भी जिक्र मिलता है। वो क्या है? सूरा अल-हक्का में बताया गया है कि डे ऑफ जजमेंट के दिन यानी न्याय के दिन इन फरिश्तों की गिनती 4 से बढ़कर 8 हो जाएगी। ओह, तो नंबर्स डबल हो जाएंगे? हाँ, और ये सिर्फ नंबर्स का बढ़ना नहीं है, ये एक बहुत विशाल फिजिकल और स्पिरिचुअल शिफ्ट की तरफ इशारा करता है।
जब डिवाइन प्रेजेंस का जो वेट है वो अपने पीक पर होगा। लेकिन यहाँ हमारे सुनने वालों को एक बात और क्लियर करनी चाहिए। ये जो फरिश्ते हैं ना, ये किसी मजदूर की तरह स्ट्रिक्टली फिजिकली कोई वेट नहीं उठा रहे हैं टेक्स्ट के हिसाब से। हाँ, वो सिर्फ बोझा ढोने का काम नहीं कर रहे। वहीं टेक्स्ट बताते हैं कि ये कंटिन्यूसली एक स्पेशल टाइप की प्रेयर या सिम्फनी ऑफ प्रेज गाते हैं। एक तरफ वो ईश्वर की पेशेंस और नॉलेज की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ ईश्वर की क्षमा और एब्सोल्यूट पावर को एक्नॉलेज करते हैं। और ये इस पूरे आर्किटेक्चर का शायद सबसे प्रोफाउंड हिस्सा है। आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, ये प्रेयर कोई नॉर्मल पूजा नहीं है। एब्सोल्यूट नॉलेज होने के बावजूद पेशेंस रखना और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की पावर होने के बाद भी फॉरगिव करना, ये एक परफेक्ट बैलेंस है। हाँ, पावर और मर्सी का बैलेंस। एग्जैक्टली अगर ये यूनिवर्स सिर्फ स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट पावर पर बेस्ड होता तो वो उस ईश्वरीय प्रताप के बोझ से वहीं क्रश हो जाता। ये जो सिम्फनी है ना, ये फिजिकल आर्किटेक्चर को एक मॉरल और स्पिरिचुअल सपोर्ट देती है। मतलब ये लिविंग पिलर्स सिर्फ स्पेस को होल्ड नहीं कर रहे, वो उस दया और फॉरगिवनेस को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं जो इस पूरे एग्जिस्टेंस को सस्टेन करती है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये सच में गूज़बम्प्स देने वाला थॉट है कि एग्जिस्टेंस के एब्सोल्युटली एज पर पावर और मर्सी का बैलेंस बनाया जा रहा है। तो अब इन लिविंग पिलर्स और कॉस्मिक सी को क्रॉस करने के बाद हम आखिर में आते हैं इस कॉस्मोलॉजी के एब्सोल्यूट पीक पर, यानी खुद अर्श पर। हाँ, द अल्टीमेट थ्रोन। और जो चीज़ इन सोर्सेज में सबसे स्ट्राइकिंग है वो ये कि अर्श कोई मेटाफर या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक लिटरल फिजिकल डोम है, 50,000 साल की यात्रा जितना लंबा चौड़ा एक रेड रूबी से बना हुआ थ्रोन। और ठीक इसी पॉइंट पर हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल क्लैश हुआ था। अच्छा, आप उन दार्शनिकों की बात करिए ना। हाँ, लेटर पीरियड्स में कुछ कलाम स्कॉलर्स और फिलोसोफर्स ने ग्रीक एस्ट्रोनॉमी से इन्फ्लुएंस होकर इस अर्श की इंटरप्रिटेशन को थोड़ा चेंज करने की कोशिश की। उन्होंने इसे एक स्फेरिकल ऑर्बिट मान लिया, एक नाइन्थ हेवन जो यूनिवर्स का चक्कर लगाता है। मतलब उन्होंने इस पूरे स्ट्रक्चर को बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या ऑर्बिट बना दिया। जी हाँ। या तो ऐसा हुआ जैसे किसी ने एक बहुत ही क्लियर आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट को देखा हो और उसको गलती से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट समझ लिया हो। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्टली फिट होती है यहाँ। क्योंकि ओरिजिनल सोर्सेज तो इस ऑर्बिट वाली थ्योरी को थॉरोली रिजेक्ट करते हैं ना। कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट एकदम क्लियर है कि अर्श कोई ऑर्बिट या फलक नहीं है जो घूम रहा हो। ये फिजिकल पिलर्स वाली एक स्टैटिक डोम लाइक स्ट्रक्चर है, एग्जिस्टेंस की फाइनल छत। तो उन स्कॉलर्स ने इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश की ही क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग को ऐसी प्योर फिजिकलिटी को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, जिसे वो लॉजिक या एस्ट्रोनॉमी से प्रूव ना कर सके। तो उन्होंने उसको फिलोसॉफिकल आइडिया बना दिया। लेकिन एंशिएंट टेक्स्ट की प्रिसिजन यही कहती है कि इस डिवाइन स्ट्रक्चर को अपने कंफर्ट के हिसाब से मत बदलो। राइट, ये एक्चुअल में रियल है और इसके पिलर्स उन एंजल्स के शोल्डर्स पर हैं। अब आती है एक और इंटरेस्टिंग बात, इस फिजिकल डोम का हम इंसानों के फाइनल डेस्टिनेशन से क्या कनेक्शन है? और यहीं से जन्नतुल फिरदौस का कॉन्सेप्ट कनेक्ट होता है। फिरदौस, जिसे पैराडाइज का सबसे ऊपरी और फाइनेस्ट हिस्सा माना जाता है। राइट। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट्स एकदम प्रिसाइज हैं। ये ठीक अर्श के नीचे स्थित है। मतलब अर्श ही फिरदौस की सीलिंग है। हाँ, वही उसकी लिटरली छत है। और टेक्स्ट में एक जगह ये भी मेंशन है कि फिरदौस के लोग अर्श की आवाजें सुन सकते हैं। ये मुझे पर्सनली बड़ा अजीब लगा। मतलब अर्श से एक्चुअल साउंड वेव्स आती हैं? जी आती हैं। और इसको समझाने के लिए पैगंबर ने एक बहुत ही रिलेटेबल और डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल दिया था। वो बेदुइन वाली स्टोरी ना? हाँ, जब एक बेदुइन यानी एक रेगिस्तानी घुमंतु उनके पास आया और ईश्वर के माध्यम से सिफारिश की बात की, तो पैगंबर ने अपनी उंगलियों से एक डोम का शेप बनाया और उसको समझाया कि अर्श ईश्वरीय प्रताप के उस एक्सट्रीम वेट के आगे छरमराता है। छरमराता है? मतलब जैसे कोई पुरानी लकड़ी की आवाज होती है, क्रीकिंग साउंड? पुरानी नहीं, उन्होंने इसको एक बिल्कुल नई खत्ती यानी सैडल से कंपेयर किया था। कल्पना कीजिए, जब एक भारी आदमी किसी घोड़े या ऊंट पर नई चमड़े की खत्ती रखकर उस पर बैठता है, तो उसके वेट से जो एक्सट्रीम टेंशन और क्रीकिंग की आवाज आती है ना, हाँ, वो लेदर और वुड के स्ट्रेच होने की आवाज। एग्जैक्टली वही चरमराने की आवाज उस अर्श से आती है, उस डिवाइन वेट की वजह से। वाह, इस पर कंप्लीटली बिलीव करना ही हार्ड है। मतलब जरा सोचिए, हमारा ये पूरा एंडलेस यूनिवर्स जिसमें हमारा सन एक डस्ट पार्टिकल से भी छोटा है, और वो अर्श, वो आखिरी डोम उस मैजेस्टिक वेट से एक लकड़ी की कट्ठी की तरह क्रीक कर रहा है।
ये सच में किसी भी एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी से ज्यादा पावरफुल और थोड़ा टेरिफाइंग इमेज है। हाँ, टेरिफाइंग तो जरूर है। और इस एग्जाम्पल का ब्रिलियंस देखिए। उस बेडुइन के लिए एक घोड़े की कट्ठी का क्रीक होना डेली लाइफ का हिस्सा था। इस अनइमेजिनेबल एक्सट्रीम कॉस्मिक स्केल को एक ऑर्डिनरी इंसान के बेसिक फिजिकल एक्सपीरियंस से कनेक्ट करना बहुत ही कमाल का डायलॉग था। बिल्कुल, ये उस आम आदमी को ये फील कराने का तरीका था कि जिस अथॉरिटी की वो बात कर रहा है उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि पूरी क्रिएशन का सबसे बड़ा डोम भी उसके वेट से आवाज कर रहा है। एग्जैक्टली और यहीं आके इंसान की ईगो पूरी तरह डिसॉल्व हो जाती है। ठीक कहा आपने। तो चलिए एक बार इस पूरे आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट को एक साथ समेटने की कोशिश करते हैं हमारे सुनने वालों के लिए। जरूर, सम अप करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस अर्थ से जहां हम हैं। इसके ऊपर वर्टिकली एक के बाद एक 7 आसमान है और हर एक के बीच 500 साल की ट्रैवल का गैप है। हाँ, और उन सब को घेर कर रखती है वो विशाल कुर्सी। राइट। और फिर 7वें आसमान के एग्जैक्टली ऊपर आता है 500 साल डीप वो कॉस्मिक सी, और उस अथाह समुंदर के ऊपर खड़े हैं वो 8 विशालकाय फरिश्ते माउंटेन गोट्स के फॉर्म में, जिनकी नेक क्लियर करने में एक फास्ट बर्ड को 700 साल लग जाएं। वही। और ये एंजल्स पावर और मर्सी के बैलेंस की सिम्फनी गाते हुए उस मैसिव रेड रूबी के डोम यानी अर्श को उठाए हुए हैं। और ठीक उसके नीचे फिरदौस में रहने वाले लोग उस अर्श के क्रीक होने की आवाज क्लियरली सुन सकते हैं। ये समरी पूरी तरह से ये प्रूव करती है कि ये कॉस्मोलॉजी किसी खाली कोल्ड या डार्क वैक्यूम की बात नहीं करती, जो आम तौर पर हम मॉडर्न स्पेस को समझते हैं। तो ये किस तरह की इमेज क्रिएट कर रही है? ये एक बहुत ही ज्यादा अलाइव, हाईली स्ट्रक्चर्ड और फिजिकली मैसिव एग्जिस्टेंस की पिक्चर है। इसमें स्पेस सिर्फ दूरी नहीं है, उसमें हर एक लेयर का अपना मीनिंग है और वहाँ लिविंग बीइंग्स हैं। बिल्कुल। इस पूरी डिस्कशन के बाद एक डीप थॉट है जो किसी के भी दिमाग में रह जाना चाहिए, और वो ये कि अगर हमारा पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसमें आज तक की हमारी सारी एडवांस साइंसेस, हमारे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप्स और बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आती हैं, हाँ, अगर ये सब कुछ उस पूरे स्ट्रक्चर के सबसे लोएस्ट लेवल का भी एक फ्रैक्शन है, अगर पूरी ह्यूमैनिटी की एब्सोल्यूट बाउंड्रीज उस विशाल रेगिस्तान में फेंकी गई सिर्फ एक रिंग तक ही लिमिटेड हैं, तो हमारे आपसी झगड़ों और हमारी नॉलेज का एरोगेंस कहाँ स्टैंड करता है? ये थॉट जेन्युइनली बहुत हम्बलिंग है। हम जितना डिटेल में जाते हैं, हमें उतना ही क्लियर होता है कि अननोन का स्कोप कितना बाउंडलेस है। वही ना, साइंस हमें ये परफेक्टली बताती है कि इस छोटे से दायरे में फिजिकल रूल्स कैसे बिहेव करते हैं, लेकिन ऐसी एंशिएंट कार्टोग्राफीज हमें दिखाती हैं कि उस डरावने अननोन के आगे हमारा साइज आखिर क्या है। अगली बार जब हम रात में आकाश की तरफ देखेंगे तो ये जरूर याद आएगा कि हम शायद सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की फ्लोर टाइल्स देख रहे हैं। असली छत और उस खटके की चरमराहट तभी बहुत बहुत ऊपर है।